नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम भारत के संविधान की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। मतलब सिर्फ फैक्ट्स और तारीखें नहीं, बल्कि वो विचार, वो बहसें और वो लोग जिन्होंने हमारे देश की इस सबसे जरूरी किताब को अपनी आवाज दी। और अपने सफर की शुरुआत हम इसी एक बड़े सवाल से करते हैं, क्या ये बस एक रूल बुक बनाने जैसा था या फिर एक नए देश की रूह को शक्ल देने जैसा? ये सवाल हमें पूरी कहानी को समझने का नजरिया देगा। अच्छा, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है ना? तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारे संविधान की ये ऐतिहासिक नींव कहाँ और कैसे रखी गई। तो बात शुरू होती है आज़ादी से भी कई साल पहले 1935 में, जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। असल में यही वो दस्तावेज था जिसने हमारे संविधान की पहली नींव रखी। इसी ने पहली बार एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के बीच ताकत के बंटवारे का एक खाका तैयार किया, जो आज भी हमारे संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मतलब पहली बार एक ऐसा आइडिया सामने आया जिसने पूरे भारत को, उस वक्त के ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को एक साथ एक धागे में पिरोने की बात की। इसी ने भविष्य के भारत की एक तस्वीर पेश की। तो नींव तो पड़ गई, पर उस पर इमारत बनाने वाले कौन थे? उनके विचार क्या थे? चलिए अब उन आवाज़ों को सुनते हैं जिन्होंने बहस की, तर्क दिए और इस देश की तकदीर को कागज पर उतारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। वो कह रहे थे कि कानून की किताब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं, उनकी नीयत कैसी है। ये एक उम्मीद भी थी और शायद एक चेतावनी भी। अब ये सुनिए, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। खुद महात्मा गांधी का सुझाव था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर खत्म कर देना चाहिए। वो चाहते थे कि जिस संस्था ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो सत्ता की दौड़ में शामिल होकर अपने सेवा के मकसद से ना भटक जाए। इससे पता चलता है कि उस वक्त कितने अलग अलग तरह के विचार हवा में थे। और एक और बहुत ही अलग सोच थी मौलाना आज़ाद की। उनकी एक गहरी चिंता थी। उन्होंने सुझाव दिया कि हर किसी को वोट देने का अधिकार, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं, उसे 15 साल के लिए टाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि एक नया नया आज़ाद हुआ देश, जहां शिक्षा उतनी नहीं थी, शायद वो इतने बड़े फैसले लेने के लिए अभी पूरी तरह तैयार न हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ बस यूं ही हो रहा था और कोई सवाल नहीं उठा रहा था। बाहर से भी कुछ बहुत अहम नज़रिए सामने आ रहे थे, जो हमें एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ ग्रैनविल ऑस्टिन उस समय की राजनीतिक हकीकत बता रहे थे कि भाई संविधान सभा में दबदबा तो कांग्रेस का ही था। वहीं दूसरी तरफ आइवर जेनिंग्स जैसे आलोचक कह रहे थे कि शायद इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों की चिंताओं और उनकी भावनाओं पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। तो इतनी सारी बहसों, अलग अलग विचारों और आलोचनाओं के बाद आखिरकार जो दस्तावेज बना वो कैसा था, उसकी फितरत क्या थी? चलिए अब इसे समझते हैं। ये सवाल बड़ा मजेदार है ना? अक्सर कहा जाता है कि हमारा संविधान उधार का थैला है, और ये सच भी है कि हमने दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली, पर इसकी असली खूबसूरती ये नहीं कि कहाँ से क्या लिया, बल्कि ये है कि हर चीज को भारत की मिट्टी और यहाँ के लोगों की जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला गया। ये नकल नहीं थी, ये समझदारी थी। 15 सिर्फ एक नंबर, पर यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और एक बहुत जरूरी कहानी छुपी है। जी हाँ, ये संख्या है उन 15 महान महिलाओं की जो संविधान सभा का हिस्सा थी और जिन्होंने भारत के भविष्य को लिखने में अपनी बराबर की भूमिका निभाई। ये इस बात का सबूत है कि हमारी संविधान सभा उस जमाने के लिहाज से कितनी आगे की सोच रखती थी। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात याद है कि संस्थापकों ने एक मशीन तो बना दी, पर क्या आज वो मशीन उन ईमानदार लोगों के हाथों में है जिनकी उससे सबसे ज्यादा जरूरत है? ये सवाल सोचने के लिए है।